दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तनिष्क और आकर्ष की समझ। जब आकर्ष साम्राज्य से बाहर गया होगा, तब उसे ऐसे कई सुनहरे अवसर मिले होंगे, जिस वजह से जो अपने ऊर्जा स्तर को इतनी तेजी से बढ़ा पाया है। सूर्यकेतु ने एक गहरी सांस ली और अपने पास खड़े उर्मी से कहा, शायद हमें भी बाहर जाकर अपने लिए सुनहरे अवसर खोजने चाहिए। अगर हम इसी तरह से एक ही जगह पर रहे, तो आकर्ष के बराबर पहुंचने में कई जन्म लग जाएंगे। उरूमी ने सूर्य केतु से कहा। यह कहते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही प्रकार की चमक आ गई थी। इस बीच जैसे ही आकर्ष ने अपनी आत्मिक युद्ध कला को वापस लिया, उसकी आत्मिक युद्ध कला से बना हुआ काल्पनिक आयाम नष्ट हो गया और अभ्युदय, जिसे आकर्ष ने अखाड़े से बाहर धकेल दिया था, वह भी एक पल भर में ठीक हो गया। जब उसने महसूस किया कि चारों ओर से उसे अजीब नजरों से देखा जा रहा है, तो उसे यह समझते देर न लगी कि वहां पर क्या हुआ है। स्वाभाविक था कि हार उसी की हुई है। जैसे ही उसने पहले की घटना को याद किया, उसे तुरंत एहसास हुआ कि थोड़ी देर पहले उसने जो कुछ भी देखा था, वह मात्र एक भ्रम था। एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता का भ्रम, जो वास्तविकता से बिल्कुल भी अलग नहीं था। धन्यवाद। अभ्युदय ने एक गहरी सांस ली और अपना सिर झुकाकर आकर्ष का आभार प्रकट किया। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट भी थी, जैसे ऐसा कुछ होने का अंदाजा उसने पहले ही लगा लिया हो। इसके बाद अभ्युदय ने एक दूसरे अखाड़े में प्रवेश किया। इस अखाड़े में पहले से ही एक मूल मंडल के 7वें स्तर के योद्धा ने मुकाबला जीतकर अपने आप को इस अखाड़े का स्वामी बनाया था। जब अभ्युदय ने उस अखाड़े में अपना कदम रखा, तो मूल मंडल के 7वें स्तर के उस योद्धा के चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कुराहट आ गई। बिना किसी देरी के उसने तुरंत अपनी हार स्वीकार कर ली और पूरे सम्मान के साथ अभ्युदय को अखाड़े के स्वामी का पद दे दिया। यह अभ्युदय वाकई बहुत दिलचस्प है। आकर्ष ने थोड़ा गंभीर होकर अभ्युदय की तरफ देखा और मन ही मन अपने आप से कहा। उसे अच्छी तरह से पता था कि अभ्युदय ने उसे धन्यवाद क्यों कहा था। जब अभ्युदय उसके काल्पनिक आयाम में फंसा हुआ था, तब अगर आकर्ष चाहता तो उसे आसानी से खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और उसे सही सलामत अखाड़े से बाहर निकाल दिया। इसी के लिए अभ्युदय ने अपना आभार प्रकट किया था। रही बात आकर्ष की, तो उसके लिए अभ्युदय उसका कोई दुश्मन नहीं था। वह बस उसका एक प्रतिद्वंदी था, जो उसी की भांति अखाड़े का स्वामी बनना चाहता था। इसके अलावा जब से अभ्युदय ने अपने आप को प्रकट किया था, तब से लेकर अब तक उसने एक बार भी आकर्ष के लिए कत्ल का भाव प्रदर्शित नहीं किया था, जिसका मतलब यह था कि अभ्युदय भी आकर्ष को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाना चाहता था। जब प्रतिद्वंद्वी ने किसी प्रकार की शत्रुता ही प्रदर्शित नहीं की थी, तो उसे मारने की कोई आवश्यकता भी नहीं थी। इस बीच एक और अखाड़े में दो मूल मंडल के 7वें स्तर के योद्धा एक दूसरे के साथ मुकाबला कर रहे थे। थोड़ी देर बाद उनमें से एक योद्धा ने दूसरे योद्धा को हराकर उस अखाड़े के स्वामी का पद हासिल कर लिया। लेकिन जैसे ही वह योद्धा अखाड़े का स्वामी बना, अचानक से आसमान से किसी बिजली की तरह एक योद्धा अखाड़े में उतरा। यह एक आदमी था, जिसकी उम्र 35 वर्ष के लगभग थी। चेहरा दिखने में बहुत ही ज्यादा सामान्य था, पर जब उसने अपने प्रतिद्वंदी की तरफ देखा, तो उसकी आंखों में ऐसा भाव आ गया जैसे उसके प्रतिद्वंदी ने उससे पैसे उधार लिए हों। तो आखिरकार सोमकरण भी वापस लौट आया है। सुनने में आया है कि सोमकरण पिछले कुछ समय से बहुत ही कठोर अभ्यास कर रहा है। आज के समय उसकी गिनती माया साम्राज्य के 5 सबसे प्रतिभाशाली योद्धाओं में होती है, और इन योद्धाओं में भी इसका स्थान दूसरा है। इसका ऊर्जा स्तर अथर्व मंडल के पहले स्तर में पहुंच चुका है, और इसके पास पहले स्तर की हवा की शक्ति भी है। इस ताकत के साथ तो इसे हराना बाकियों के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। डिडीनान। चारों ओर दर्शकों के बीच हलचल मच गई। जो भी योद्धा या फिर दर्शक सोमकरण के बारे में जानते थे, वह सभी उसी के बारे में चर्चा करने में लगे हुए थे। हालांकि अभ्युदय ने उसे देखकर ज्यादा बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन हल्की चिंता का भाव उसकी आंखों में भी देखा जा सकता था। अखाड़े में खड़े जब मूल मंडल के 7वें स्तर के योद्धा ने अपने प्रतिद्वंद्वी के रूप में सोमकरण को देखा, तो उसने तुरंत अपनी हार स्वीकार कर ली और अखाड़े से बाहर चला गया। जब तक सोमकरण इस अखाड़े का स्वामी बना था, तब तक बाकी अखाड़ों के भी स्वामी बन चुके थे। 9 अखाड़ों में से 3 पर अवंती साम्राज्य के 3 योद्धाओं ने कब्जा किया था। पीछे बचे 6 अखाड़ों में से 3 पर माया साम्राज्य के 3 योद्धाओं ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। यह 3 योद्धा के अभ्युदय, सोमकरण और अभिमन्यु। अभिमन्यु वही योद्धा था
जिसने रजत के साथ मुकाबला किया था और हार गया था। रजत से हारने के बाद उसने एक दूसरे अखाड़े में प्रवेश कर लिया और वहां के योद्धा को हराकर उस अखाड़े का स्वामी बन गया था। पीछे जो 3 अखाड़े बच गए थे, उनमें से एक पर माया साम्राज्य के एक गुरुकुल के शिष्य ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था और बाकी के 2 अखाड़ों पर माया साम्राज्य के ही अधीन दूसरे छोटे साम्राज्यों के 2 योद्धाओं ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था। प्रतियोगिता का पहला चरण पूरा हो चुका है। अब बारी है दूसरे चरण की। अगले 1 मिनट के भीतर अगर कोई भी योद्धा इन 9 अखाड़ों के स्वामियों को चुनौती नहीं देता है, तो इन्हें ही अखाड़े का स्वामी घोषित किया जाएगा। 1 मिनट के बाद अगर कोई इन्हें चुनौती देने आता है, तो वह आखिरी तथा 10वें स्थान को हासिल करने की कोशिश करेगा, जिसके लिए उसे इन सभी 9 योद्धाओं को हराना होगा। राजकुमार सूर्य ने अपनी जगह से खड़े हुए और एक बहुत ही तेज आवाज में घोषणा करते हुए कहा। उनकी यह घोषणा सुनने के बाद पूरे क्षेत्र में पूरा सन्नाटा छा गया। सभी 1 मिनट का समय पूरा होने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सभी को जानना था कि 10वां स्थान कौन सा योद्धा हासिल करेगा। जो भी योद्धा इस स्थान को हासिल करने वाला था, वह पूरे माया साम्राज्य का भी सबसे प्रतिभाशाली योद्धा घोषित किया जाने वाला था। और इसका इनाम क्या होने वाला था, यह बात तो किसी से भी छुपी नहीं थी। शून्य शक्ति दिव्य ऊर्जा फल। भीड़ में खड़े अधिकांश लोगों की नजर इस समय अखाड़े के बाहर खड़े एक काले रंग के कपड़े पहने युवक पर थी, जो इस समय एक खंभे का सहारा लेकर अपनी आंख बंद करके खड़ा हुआ था। उसे देखने से ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि वह इस समय कहां पर है। सभी लोगों की नजर एक ही दिशा में देख आकर्ष ने भी उसी दिशा में देखना शुरू किया। क्या यह युवक माया साम्राज्य का सबसे प्रतिभाशाली योद्धा है? आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से पूछा। यह युवक दिखने में 30 वर्ष के लगभग था। उम्र के मामले में यह अभ्युदय और अभिमन्यु दोनों से काफी छोटा था। 30 वर्ष की आयु इसकी वास्तविक उम्र लग रही थी। कहीं से भी इसे देखकर ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था कि इसने अपनी उम्र को छुपाने की कोशिश की है। हल्की दाढ़ी और मूंछें इसके चेहरे को और भी ज्यादा आकर्षित बना रही थी। जैसा कि बाकी सभी योद्धाओं के साथ था, इसके बाल भी काफी घने और लंबे थे, लेकिन इसने उन सभी को बांध रखा था। अब तनिष्क को आगे आना चाहिए। तनिष्क हमारे माया साम्राज्य का सबसे प्रतिभाशाली योद्धा है। माया साम्राज्य की तरफ से जो 10 उत्कृष्ट योद्धा जाने वाले हैं, उनमें से एक स्थान तो तनिष्क का निश्चित रूप से होगा। अगर तनिष्क इतनी देर से शांत बैठा है, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है कि वह 10वें स्थान के लिए तैयारी कर रहा है। क्या लगता है, क्या कोई ऐसा होगा जो तनिष्क को चुनौती देगा? तनिष्क ने अभी तक अपनी ताकत तो प्रदर्शित नहीं की है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी ताकत अभ्युदय और अभिमन्यु से तो आगे ही होगी। दर्शकों के बीच एक उत्तेजना की लहर दौड़ गई। सभी बस उस काले रंग के कपड़े पहने युवक के बारे में ही चर्चाएं कर रहे थे और सभी की चर्चाएं आत्मविश्वास से भरी हुई थीं। तो इसका नाम तनिष्क है। लोगों की बातें सुनने के बाद आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से कहा। इसके बाद उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत किया और तनिष्क के ऊर्जा स्तर का पता लगाने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति तनिष्क के पास पहुंचने वाली थी, उसने अचानक से महसूस किया कि तनिष्क का शरीर तो पहले से ही बहुत सी आध्यात्मिक शक्तियों से लिपटा हुआ है। लगता है मैं तनिष्क के ऊर्जा स्तर का निरीक्षण केवल तभी कर सकता हूं जब वह खुद अखाड़े में आए, आकर्ष ने अपने आप से कहा। जिस तरह वह तनिष्क के ऊर्जा स्तर के बारे में पता लगाना चाहता था, उसी प्रकार आसपास ऐसे बहुत से योद्धा थे जो तनिष्क के ऊर्जा स्तर का निरीक्षण करना चाह रहे थे। वह सारी आध्यात्मिक शक्तियां उन्हीं योद्धाओं की थीं। अगले कुछ क्षणों में आकर्ष की वह इच्छा भी पूरी हो गई। उसे तनिष्क के ऊर्जा स्तर के बारे में पता लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि तनिष्क खुद अपना ऊर्जा स्तर सभी के सामने प्रदर्शित कर रहा था। सबसे पहले तनिष्क उछलकर हवा में पहुंच गया, जहां से वह सभी अखाड़े के स्वामियों को एक साथ देख सकता था। अभी तक उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। शायद से वह बिना आंखें खोले भी अपने आसपास के पूरे वातावरण को महसूस कर सकता था। 2 पल तक हवा में खड़े रहने के बाद तनिष्क ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में गहरा शांत और रहस्यमय रंग था, जो देखने वाले को एक पल में मंत्रमुग्ध कर सकता था। उसकी आंखों का रंग काला नहीं था, बल्कि हल्का हरा था। इन आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अभी तक के सब योद्धाओं में सबसे शक्तिशाली आभा तनिष्क की ही थी।
अपनी आंखें खोलने के बाद उसने सभी 9 अखाड़े के स्वामियों को देखा। सभी के चेहरे देखने के बाद उसने अपनी आंतरिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया और अपनी ताकत प्रदर्शित की। सबसे पहले उसके सिर के ऊपर 4 अमर पक्षियों की परछाइयां प्रकट हुईं। यह उसकी पूरी ताकत नहीं थी, बल्कि सिर्फ शारीरिक ताकत थी। सिर्फ उसकी शारीरिक ताकत ही वहां मौजूद सभी योद्धाओं को हराने के लिए पर्याप्त थी। अथर्व मंडल के तीसरे स्तर का योद्धा। जैसे ही उसका ऊर्जा स्तर प्रदर्शित हुआ, भीड़ में हलचल मच गई। लोग एक दूसरे से चुपके से बातें करने लगे। निस्संदेह तनिष्क 10वां स्थान हासिल करने के योग्य था, क्योंकि 4 अमर पक्षियों की परछाइयां अभी तक किसी भी योद्धा ने प्रदर्शित नहीं की थीं। आकर्ष भी उसकी ताकत देख हैरान था। उसने अंदाजा तो पहले ही लगा लिया था कि इस प्रतियोगिता में कोई अथर्व मंडल का योद्धा जरूर होगा, लेकिन यह योद्धा अथर्व मंडल के तीसरे स्तर में पहुंचा होगा, इसकी उम्मीद उसने बिल्कुल भी नहीं की थी। अथर्व मंडल के तीसरे स्तर में पहुंचने का मतलब था कि आकर्ष उसे किसी भी हालत में हरा नहीं सकता था, और जब तक वह उसे हरा नहीं सकता था, तब तक उसे शून्य शक्ति दिव्य ऊर्जा फल नहीं मिल सकता था। आकर्ष जब तनिष्क को देख रहा था, तब अचानक से उसने कुछ अजीब सा महसूस किया। तनिष्क के शरीर से उसे कुछ जानी पहचानी सी आभा महसूस हो रही थी। उसे याद तो नहीं था, लेकिन इतना जरूर पता था कि इस प्रकार की आभा को उसने पहले भी कहीं पर महसूस किया है। यह कोई छुपी हुई ऊर्जा थी जो तनिष्क के शरीर के अंदर दबी हुई थी, जिसे उसके अलावा और कोई भी महसूस नहीं कर सकता था। आकर्ष भी उसको सिर्फ इसलिए महसूस कर पा रहा था क्योंकि उसके पास उच्च आध्यात्मिक शक्ति थी। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तनिष्क के शरीर के अंदर दबी हुई इस ऊर्जा का मैं पहले भी सामना कर चुका हूं? आकर्ष ने मन ही मन अपने आप से पूछा। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे याद नहीं आया कि इस आभा को उसने पहले कहां पर महसूस किया था। ये जो कुछ भी था, शायद से उसने भी महसूस कर लिया था कि कोई उसकी मौजूदगी भांप चुका है। इसलिए वह तनिष्क के शरीर में इस तरह से विलीन हो गया कि अब उसकी मौजूदगी महसूस कर पाना भी संभव नहीं रहा था। यह कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं लग रही है? क्या ऐसा हो सकता है कि तनिष्क को भी कोई सुनहरा अवसर मिला हो? आकर्ष ने मन ही मन सोचा। तनिष्क की ताकत इतनी असाधारण थी कि वह किसी साधारण तरीके से हासिल नहीं की जा सकती थी। उसके शरीर में कोई तो गहरा रहस्य छुपा हुआ था, कुछ ऐसा जो बहुत ही विचित्र और अद्वितीय था। इस समय सिर्फ आकर्ष ही नहीं था जो तनिष्क को इतनी गहराई से समझने की कोशिश कर रहा था। जितने भी योद्धा अखाड़े के स्वामी बने थे, वह सभी भी तनिष्क को समझने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तनिष्क अधिकांश अखाड़े के स्वामियों से उम्र में काफी छोटा था। सिर्फ आकर्ष और कर्ण ही ऐसे थे जो उम्र में तनिष्क से छोटे थे। बाकी सब तनिष्क से उम्र में काफी आगे निकल चुके थे, लेकिन इसके बावजूद तनिष्क अकेला ही सब पर भारी पड़ रहा था। तनिष्क की ताकत ने मंच पर बैठे प्रतिनिधियों को भी काफी प्रभावित किया था। माया साम्राज्य के सदस्यों को छोड़कर बाकी सब आश्चर्यचकित थे। उनमें से किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि इस प्रतियोगिता में अथर्व मंडल के तीसरे स्तर का कोई योद्धा भी आ सकता है। तनिष्क के चारों ओर जो ऊर्जा थी, वह समय के साथ और भी ज्यादा गहरी होती जा रही थी, जिसका सीधा मतलब यही था कि तनिष्क अब अपनी बाकी ताकतें भी प्रदर्शित करने वाला है। जैसा कि सभी को लग रहा था, हुआ भी कुछ वैसा ही। सभी की आश्चर्य से भरी नजरों के सामने तनिष्क के शरीर से एक बैंगनी रंग की ऊर्जा निकली और उसके चारों तरफ ऐसे घूमने लगी जैसे कोई बड़ा बवंडर हो। लेकिन इसकी गति घोल नहीं थी, बल्कि यह टेढ़े मेढ़े पथ पर गति कर रही थी। जिस समय यह बैंगनी रंग की ऊर्जा प्रकट हुई थी, उसी क्षण तनिष्क के सिर के ऊपर 3 और अतिरिक्त अमर पक्षियों की परछाइयां नजर आने लगी। जहां थोड़ी देर पहले तक सभी तनिष्क की ताकत को देखकर हैरान थे, तो वहीं अब सभी के मन में एक डर उत्पन्न हो गया था। 7 अमर पक्षियों की परछाइयां, यानी कि 70,000 हाथियों की ताकत। इतनी ताकत के साथ तो तनिष्क सभी योद्धाओं को अपनी उंगली के एक इशारे से कुचल सकता था। तीसरे स्तर की बिजली की शक्ति। कई लोग अवाक होकर तनिष्क की तरफ ऐसे देखने लगे जैसे वहां पर कोई भूत खड़ा हो। कुछ लोग तो अपनी आंखों को साफ करने लगे थे, क्योंकि उनके लिए इस बात पर विश्वास कर पाना बहुत मुश्किल था कि माया साम्राज्य का सबसे प्रतिभाशाली योद्धा अथर्व मंडल के तीसरे स्तर में पहुंचने के साथ साथ तीसरे स्तर की बिजली की शक्ति भी प्राप्त कर चुका है। क्या तुम में से कोई ऐसा है जो मुझे चुनौती देना चाहता है? मुकाबला करना है तो वह योद्धा सामने आ सकता है।
तनिष्क ने एक शांत स्वर में सभी अखाड़े के स्वामियों को संबोधित करते हुए कहा। उसकी आवाज में जहां एक तरफ घमंड का भाव था, तो वहीं दूसरी तरफ एक धैर्य भी था। उसकी बात सुनने के बाद सभी अखाड़े के स्वामी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हर कोई इंतजार कर रहा था कि कोई दूसरा व्यक्ति तनिष्क को चुनौती देने आगे जाए, लेकिन कोई भी आगे नहीं गया। तनिष्क की ताकत को चुनौती देने का मतलब था मृत्यु को आमंत्रण देना। अगर अथर्व मंडल से नीचे का कोई योद्धा होता, तो आकर्ष भी उसे संभाल लेता, लेकिन अथर्व मंडल में प्रवेश किए योद्धा से लड़ना उसके वश में भी नहीं था। मैंने तो पहले ही कहा था कि परिणाम पहले ही तय हो चुका है। अब देख लो, किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही है तनिष्क को चुनौती देने की। कोई उसे चुनौती देगा भी क्यों? सभी को अच्छे से पता है कि ताकत के मामले में तनिष्क उन सब से बहुत आगे है। अगर किसी ने उसके साथ लड़ने की चेष्टा भी की, तो मुकाबला एक पल से ज्यादा देर तक चलेगा नहीं। अभी तक तो उसने सिर्फ अपनी बिजली की शक्ति और अपनी शारीरिक शक्ति ही प्रदर्शित की है। अगर उसने अपने जादुई हथियार का भी इस्तेमाल किया और अपनी ताकत में वृद्धि की, तब क्यों नहीं थी? तन तन हर कोई इस समय तनिष्क की ताकत को लेकर अलग अलग अनुमान लगा रहा था। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना घटती है, तो उसको लेकर अनुमान लगाना लोगों की स्वाभाविक आदत होती है। आज भी लोग ऐसा ही कर रहे थे। आकर्ष, क्या तुम भी तनिष्क को चुनौती नहीं दोगे? अभ्युदय ने आंतरिक ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर आकर्ष से पूछा। उसने यह सवाल इसलिए पूछा था क्योंकि उसके अनुसार आकर्ष के पास उसकी वह अजीब सी योग्यता थी, जिसका इस्तेमाल करके वह सभी को भ्रम में डाल सकता था। अगर इस योग्यता के साथ वो तनिष्क से मुकाबला करें, तो काफी हद तक संभावना थी कि तनिष्क भी उस भ्रम में फंस जाए। जब तक आकर्ष के पास यह योग्यता थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसका ऊर्जा स्तर किस स्तर में है। आकर्ष ने एक पल के लिए तो अभ्युदय की तरफ देखा और फिर असहमति में अपना सिर हिला दिया। तनिष्क को चुनौती देना कैसा मजाक था? उसके पास ताकत थी, योग्यता थी, लेकिन उस योग्यता की भी एक सीमा थी। अगर इस योग्यता की कोई सीमा नहीं होती, तो उसे खुद ताकत बढ़ाने की कोई जरूरत भी नहीं पड़ती। वह सिर्फ अपनी आत्मिक युद्ध कला का इस्तेमाल करके ही बड़े बड़े योद्धाओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर देता। मगर अफसोस, ऐसा संभव नहीं था। उसकी आत्मिक युद्ध कला उसकी आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर करती थी, पर आध्यात्मिक शक्ति के स्तर को बढ़ाना काफी ज्यादा मुश्किल होता था। मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता, मेरी भी कुछ सीमाएं हैं। आकर्ष ने वापस से आंतरिक ऊर्जा के द्वारा संदेश भेजकर अभ्युदय को जवाब दिया। उसका यह जवाब सुनकर अभ्युदय को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इतनी समझ तो उसके पास भी थी कि इस प्रकार की योग्यताओं की भी सीमाएं होती हैं। अभ्युदय को जवाब देने के बाद आकर्ष की नजर एक बार फिर से तनिष्क पर आकर केंद्रित हो गई, विशेष रूप से उस बैंगनी रंग की ऊर्जा पर जो तनिष्क के शरीर के चारों तरफ गति कर रही थी। पता नहीं कैसे, पर उस बैंगनी रंग की ऊर्जा को देख आकर्ष की आंखें भी बैंगनी रंग की होने लगी थी। उसका बिजली का बल, जो कि इतने समय से अपने अर्ध स्तर में फंसा हुआ था, उसमें एक अजीब सी हलचल होने लगी थी। कोई तो ताकत थी जो उसके इस बल को एक गति प्रदान कर रही थी। दरअसल यह बल को लेकर समझ थी, जिसमें वृद्धि हो रही थी। जब आकर्ष ने तनिष्क के शरीर के चारों तरफ बिजली की शक्ति को देखा, तो बिजली के बल को लेकर उसकी समझ अपने आप बदलने लगी। हालांकि यह एक हल्की वृद्धि थी, लेकिन फिर भी यह आकर्ष के लिए बहुत मायने रखती थी। उसे इस पर गहराई से सोचने की जरूरत थी, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी इसके लिए उसके पास समय नहीं था। अगर वह अखाड़े में ही इसको लेकर अभ्यास करने लगा, तो बाकी सभी लोगों को उसकी ताकतों का अंदाजा लग जाएगा, और आकर्ष नहीं चाहता था कि समय आने से पहले कोई भी उसकी ताकतों के बारे में जाने। लगभग 5 मिनट बाद आकर्ष की आंखों का रंग फिर से सामान्य होने लगा। बाकी लोगों के लिए यह 5 मिनट का समय था, लेकिन आकर्ष के लिए यह समय काफी बड़ा था। इतने छोटे समय में उसने बहुत कुछ समझ लिया था। अब बस उसे इसका परीक्षण करने की जरूरत थी। समझ और अनुभव एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं। समझ मैं प्राप्त कर चुका हूं, अब समय है अनुभव प्राप्त करने का। उम्मीद करता हूं कि इस बार मेरी किस्मत मुझे धोखा नहीं देगी। सब कुछ सही रहा तो बहुत जल्द मेरा बिजली का बल अपने अर्ध स्तर से अग्रिम स्तर में प्रवेश कर लेगा, और अगर एक बार ऐसा हो गया तो मेरी शून्य स्पर्श कला की ताकत कई गुना तक बढ़ जाएगी। आकर्ष ने एक उत्साहित स्वर में अपने आप से कहा। और आगे जाने के लिए सुनते रहिए रिबॉर्न एम्परर, सिर्फ और एक नोबल बॉय यूट्यूब चैनल पर।